नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसको कि हम मुदालियर आयोग के भी नाम से जानते हैं, जो कि कब आया तो 1952-53 में आया है। अब ये जो आया है, इसमें सबसे प्रमुख आने का जो कारण अगर हम देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को लाने का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, तो इसके कारण को हम अवश्य देखेंगे। तो अगर हम देखें तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो राजनीतिक पहलू थे या फिर सामाजिक पहलू थे, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच गया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब गतिशील परिवर्तन आने लगा था। खास करके सामाजिक परिवर्तन और आपका राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा था। उस तेज़ी से बदलाव की स्थिति में, किसी भी चीज़ों को बदलाव की स्थिति में उसको समन्वय लाने के लिए, उसको एक स्थायित्व लाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा की जो आवश्यकता पड़ती है, उसमें भी माध्यमिक शिक्षा को उचित समझा गया। तो जब माध्यमिक शिक्षा को उचित समझा गया तो उस बाबत क्या किया गया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो भारत का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, उसने इन बातों को समझा, इन बातों को जाना और जानते हुए समझते हुए भारत सरकार के सामने 1948 में, अब थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये 1948 कैसे, 1952-53 है तो 1948 कैसे, लेकिन वास्तविक है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था भारत का, उसने सरकार के सामने 1948 में एक प्रस्ताव रखता है। क्या प्रस्ताव रखता है? कि माध्यमिक शिक्षा को सही किया जाए, माध्यमिक शिक्षा का पुनरुत्थान किया जाए, माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इसके लिए एक उन्होंने प्रस्ताव रखा। जब प्रस्ताव रखा तो बहुत दिनों तक इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो पुनः यही सलाहकार बोर्ड जो था, वो पुनः 1951 में, कब? 1951 में फिर से उस प्रस्ताव को भारत सरकार के सामने दोहराता है कि भैया, ये जो आप आनाकानी कर रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप समझिए कि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा एक प्रकार से शिक्षा की रीढ़ होती है और उसी के माध्यम से किसी भी छात्र को एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो आप इसमें आनाकानी करना बंद करें। तो जब इसने कहा कि आप ये जो माध्यमिक शिक्षा होता है, उसमें उसकी गुणवत्ता का सुधार करने के लिए एक व्यापक कदम उठाया जाए, एक व्यापक आयोग का निर्माण किया जाए, एक व्यापक समिति बनाया जाए, तो इसकी बातों का जब दोहराया गया तो उनकी बातों को समझते हुए, उसकी भूमिका को समझते हुए, उसके आधार को समझते हुए भारत सरकार ने कब? तो आपका सितंबर 1952 में, कब? सितंबर 1952 में एक थे कौन? तो मद्रास विश्वविद्यालय के कौन थे? तो उपकुलपति। जो मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, उनका नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उस समय तत्कालीन ये मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुआ करते थे। उनको उनकी अध्यक्षता में, अर्थात LS मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। किसका?
एक आयोग का गठन किया गया, जिनमें कुल इनके अलावा और कितने टोटल और कितने थे, तो 10 सदस्य थे। तो कुल 10 सदस्य की एक समिति बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, जिसका इनको अध्यक्ष चुना गया। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को अध्यक्ष बनाया गया। और इस किसके लिए, तो जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता का प्रादुर्भाव करने के लिए, या उनकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, या कहाँ कहाँ पर जो ये माध्यमिक शिक्षा में कहाँ कहाँ पर दोष है, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। कब, तो सितंबर 1952। किनकी अध्यक्षता में, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, जिसको क्या कहा गया, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। और चूंकि इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, तो इसको इसी कारण से मुदालियर आयोग भी कहा गया। अब इसने क्या किया, तो जैसे मैंने बताया कि 10 सदस्यीय कमेटी थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक विशेष प्रकार की एक प्रश्नावली बनाया। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया गया, और प्रश्नावली का निर्माण किया गया, और संपूर्ण भारत में जितने भी शिक्षा के विशेषज्ञ हुआ करते थे, जितने भी अलग अलग शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थीं, जितने भी प्रमुख शिक्षक हुआ करते थे, उन सारे जगहों पर उस प्रश्नावली को भेजा गया। प्रश्नावली बना करके तदनुसार उसको भेजा गया। अब जब भेजा गया तो उनमें कहाँ सुधार होना है, क्या करना है, नहीं करना है, वहाँ से उनको आउटपुट उनको मिल गया। और जो ये तो सारी जगह शिक्षण संस्थाओं वगैरह में भेज दिया गया, लेकिन जो सदस्य लोग थे वो तो थे ही। तो इन लोगों को क्या कहा गया कि आप भारत के लगभग प्रत्येक राज्यों में का भ्रमण कीजिए, वहाँ की शिक्षा का क्या अभिप्राय है, क्या आवश्यकता है, क्या सुधारात्मक कदम होना चाहिए, क्या अभी चल रहा है, सारी चीज़ों की बारीकियों को आप, सारी आवश्यकताओं को, सारी समस्याओं को आप जानिए। तो इन लोगों ने जो कमेटी थी, ये पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं और वहाँ की समस्याओं का, वहाँ की गुणवत्ताओं का, वहाँ की आवश्यकताओं का, वहाँ की चिंताओं का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। और आकलन करने के बाद एक समय आता है कि वो डेट कौन सा है, 29 अगस्त 1953। ये 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सामने उस एक संस्तुतियाँ पेश की जाती है। उन सुझावों का एक रिपोर्ट जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। किसके सामने, तो भारत सरकार के सामने। भारत सरकार के सामने वो जो आयोग के द्वारा रिपोर्ट होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है, 29 अगस्त 1953 को। इसी के कारण चूंकि 1952 में, सितंबर 1952 में इसकी कमेटी बनाई जाती है, और 19 अगस्त 1953 में इसको पेश किया जाता है भारत सरकार के सामने। इसके कारण इसको 52-53 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको पेश किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारी संस्तुतियां उन्होंने पेश की। किसने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुत सारी संस्तुतियां पेश की है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य संस्तुतियां क्या हैं यहाँ पर। तो मुख्य संस्तुतियों में जो दिया गया वो हम कुछ यहाँ पर लिखेंगे। तो कुछ लिख देते हैं। मुख्य संस्तुतियां। अब मुख्य संस्तुतियां जो थीं उसमें छात्राध्यापकों के लिए एक या दो पाठ्यक्रमोत्तर प्रशिक्षण
स्नातक प्रशिक्षण, स्नातक प्रशिक्षण अनुसंधान कार्य, एमएड के लिए 3 वर्ष का शिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, फिर संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, संबद्ध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभाग की स्थापना, विशेष अंशकालीन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, छात्राध्यापकों से फीस न लेना व उचित व्यवस्था करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनाना, संख्यात्मक की जगह सांकेतिक का प्रयोग करना। इस तरीके से बहुत सारी संस्तुतियां उन्होंने पेश की है, जिसमें कि हम देखेंगे कि संस्तुतियां जो मुख्य थी मैंने वो उसमें लिखा है। तो इसमें आप देखेंगे कि छात्राध्यापकों के लिए एक से दो पाठ्यक्रमोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की जाए। मतलब क्या है कि जो छात्राध्यापक होते हैं उसको मात्र ऐसे नहीं कि जो विषय उनका है सिर्फ उसी में वो प्रवीण हो, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं भी कोई दूसरा शिक्षक नहीं है तो उनको इतना नॉलेज अवश्य हो जो कि वो किसी और अलग अलग विषयों को वो पढ़ा सकें, उनके बारे में समझा सकें, उनको बता सकें। तो इसके कारण से उनको कहा गया कि छात्राध्यापकों के लिए 1 से 2 पाठ्यक्रमोत्तर प्रशिक्षण भी उनको प्रदान किया जाए। फिर अस्नातक प्रशिक्षण। अस्नातक प्रशिक्षण क्या है कि जैसे आज के समय में डीएलईडी होता है, जेबीटी होता है, ये सब जो होता है, तो ये जो कोर्स है अर्थात +2 के बाद जो कोर्स होते हैं उसमें उसको कितने ड्यूरेशन तक, तो उसको 2 वर्ष, उसको ऐसे जो प्रशिक्षण किए जाते हैं उनको उस ऐसे प्रशिक्षण के लिए 2 वर्ष कम से कम प्रशिक्षित किया जाए, तब उनको शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। फिर जो स्नातक ऑलरेडी हैं उनके लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण कम से कम होने चाहिए, जो कि प्रशिक्षित होकर के वो शिक्षक बन पाएँ। फिर अनुसंधान कार्य क्या है,
तो बहुत सारे प्रशिक्षण विभाग में आज के समय में, उस समय कहा गया कि बहुत सारे प्रशिक्षण विभाग में आज के समय में ऐसे लोग हैं जो कि अप्रशिक्षित खुद ही हैं, शिक्षक ही खुद अप्रशिक्षित हैं। तो उनके लिए अनुसंधान की व्यवस्था की जाए ताकि वो अनुसंधान में प्रवृत्त हो, जिससे कि वो नई नई चीज़ों को सीख सके और उसको शिक्षा के ऊपर अप्लाई कर सके, जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का उन्नयन हो सके। तो इसलिए अनुसंधान की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए। फिर इसमें कहा गया कि एमएड, तो एमएड के लिए कहा गया कि जो भी यहाँ पर जो भी स्नातक हैं वो स्नातक प्रशिक्षक जो है वो एमएड कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो शिक्षक बन जाएंगे और कम से कम 3 वर्ष तक पढ़ा लेंगे। वो 3 वर्ष पढ़ाने के पश्चात उनको एमएड में दाखिला लिया जाए, उससे पहले नहीं। फिर इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्स, संगोष्ठी, कार्यशालाएं इत्यादि इत्यादि वगैरह की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो नई नई चीज़ें आती रहती हैं तो उनके बारे में उनको नॉलेज अप टू डेट वो होते रहें, जिससे कि फिर शिक्षक अगर खुद अपडेट नहीं रहेंगे तो वो बच्चों को अपडेट कैसे करेंगे, जिसके कारण से इन सारी चीज़ों को अपनाया गया। फिर इसके अलावा संबद्ध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभाग की स्थापना, ये बहुत मामूली चीज़ नहीं थी उस समय के लिए, क्योंकि एक तो कॉलेज ही बहुत सारे कम थे और उन कॉलेजों में भी प्रशिक्षण कहीं कहीं तो था, मैक्सिमम जगह तो था ही नहीं, शायद कहीं पर था या नहीं था। तो कहा गया कि जितने भी संबद्ध कॉलेजेज हैं तो उनमें भी एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया जाए जो कि प्रशिक्षण देने के लिए वो एलिजिबल हो। तो इससे क्या होगा कि प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी और जब प्रशिक्षण लेते जाएंगे लोग तो निश्चित तौर पर हमारी जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता का विकास होगा ही होगा। फिर इसके अलावा विशेष अंशकालीन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण। अब विशेष अंशकालीन प्रशिक्षण क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ा रहे हैं और वो प्रशिक्षित नहीं हैं, लेकिन अगर सबको एक साथ हम प्रशिक्षण के लिए भेज देते हैं तो फिर उसमें वहाँ पर पढ़ाएगा कौन? बच्चे को पढ़ाएगा कौन? और बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ये तो खलबली मच जाएगी। तो एक बीच का रास्ता कुछ अपनाया जाए जिससे कि बच्चे पढ़े भी और फिर शिक्षक भी बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत उनको भी ना हो। तो इसके लिए एक अंशकालीन, जैसे कि मान लीजिए कि गर्मी छुट्टी होती है तो उसके लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था, वहाँ पर एक अंशकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसमें कि गर्मी छुट्टी जैसे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर वो प्रशिक्षण अपना ले लेंगे और अपना प्रशिक्षण लेकर के फिर गर्मी छुट्टी के बाद फिर अपना पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। फिर छात्राध्यापकों से फीस न लेना उचित, अर्थात क्या है कि जो भी छात्राध्यापक होते हैं उनसे कोई भी फी नहीं लिए जाए, क्योंकि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो अगर शिक्षा को बढ़ावा देना है तो शिक्षा कौन ग्रहण करेगा भैया? जिनको अगर कोई भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे ही उस समय बहुत ज़्यादा पैसे की लोगों के पास कमी थी और अगर आप मोटी मोटी फीस लेंगे तो फिर बच्चे तो आएंगे ही नहीं, जो योग्य लोग हैं वो तो आएंगे ही नहीं। इसके लिए फीस को माफ़ कर दिया जाए जो छात्राध्यापक होते हैं उनके लिए, और रहने और खाने वगैरह की भी उचित व्यवस्था उनके लिए बंदोबस्त की जाए। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनाना, जैसे कि बहुत सारे जो पारंपरिक जो चल रहे होते हैं उनको उनके स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनाया जाए, जिससे कि क्या होगा, तो लोगों में एक शैली बनेगी, उसमें एक वो वैज्ञानिकता का निर्माण होगा। तो इसके लिए क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनाया जाए। फिर संख्यात्मक जो चीज़ें हैं, अब संख्यात्मक वहाँ पर अंक दिए जाते थे, तो संख्यात्मक अंक जो दिए जाते हैं उसकी जगह पर क्या दिए जाए, तो जो सांकेतिक है अर्थात ग्रेडिंग सिस्टम, वहाँ पर उन चीज़ों को लागू किया जाए। तो इन तरीके से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें समाहित किया है। तो मुख्य सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया है। तो मुझे लगता है कि आप मुदालिया शिक्षा आयोग को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।